हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। वेलकम सभी को गुड इवनिंग। और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जो है कि मुगल, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक के बारे में हम पढ़ेंगे। और कल के चैप्टर हमने पढ़ा था दिल्ली, जो कि 12वीं से जो है 15वीं शताब्दी तक था। तो आज हम 16वीं से 17वीं शताब्दी यानी 16वीं और 17वीं शताब्दी में किन किन राजाओं का जो है शासनकाल था उसके बारे में और मुगलों के बारे में खास करके हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। वीडियो सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे चलिए हमारी वीडियो को देखते हैं। हमारा आज का चैप्टर मुगलों के बारे में है। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ पर लोगों और संस्कृतियों में इतनी विविधताएं थी, और वहाँ पर शासन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी और वह कार्य पूरा कर लिया था, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी कि मुगलों ने ऐसी जगह पर स्थापन जो है अपना शासन स्थापित कर लिया था जहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति और लोगों की विविधताएं थी। अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रकार के लोग थे, उनकी सोच अलग थी। ऐसी जगह पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था, जो अब केवल छोटी अवधियों के लिए क्या है संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से यानी उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था। कहाँ से? दिल्ली और आगरा से। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। किन्होंने? मुगलों ने। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद ही टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता नहीं रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये है लाल किले का चित्र, जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज या फिर जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्र दिवस पर कहाँ पर क्या है? दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ज्यादातर लोगों ने ये देखा भी होगा दिल्ली में। आगे देखिए, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, यानी कि दो महान शासक वंशों के वंशज। पहला था माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। और दूसरा पिता की ओर से वे ईरान और इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, उसके वंशज थे। अपने को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। कौन? मुगल। किस लिए क्यों नहीं पसंद करते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियां यानी कि जो उनकी यादें थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से संबंधित थी। और दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वो इस पर गर्व महसूस करते थे। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बना करके किया है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है, इसलिए तैमूर को जो है ज्यादा वो किया गया, फेमस कर दिया गया, क्योंकि उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। मुगल फौज जो है अभियान पर जाते हुए हाथियों का चित्र है। मुगल सैन्य अभियान के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। ये याद रखना, प्रथम मुगल शासक बाबर था। इसका शासनकाल था 26 यानी कि 1526 से 1530 के मध्य। इन्होंने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी जो है प्राप्त किया था तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी यानी कि उसको छोड़नी पड़ी थी, जो पैतृक गद्दी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। कई वर्षों तक भटकता रहा और फिर 1504 में आकर काबुल पर कब्जा किया था। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान यानी कि इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। ये पानीपत की लड़ाई इसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? दिल्ली के ऊपर कब्जा किया और जो आगरा के ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया था, इब्राहिम लोदी को। 16वीं शताब्दी के ये चित्र हैं जो 16वीं शताब्दी के युद्धों में
तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल किया गया था 16वीं शताब्दी में। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। बाबर ने इसका प्रयोग पहली पानीपत की लड़ाई में किया था। आगे देखिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा पुत्र था वो पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में से कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या फिर शहदायाद? यानी कि शहदायाद सभी पुत्रों में से किसी एक को छांट करके जो है उत्तराधिकार बना दिया जाता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता का स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों यानी कि अन्य कई शासकों ने अपनी इच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, और राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, यानी कि कईयों ने अपनी पुत्रियों के विवाह मुगल घराने में करवाए और इसके बदले उन्हें उच्च पद प्राप्त हुए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया है। ये है मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। लंबे समय तक मुगलों की सत्ता का स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी कि वतन जो उन्होंने युद्ध में जीती वे उन्हें उसके वतन जागीर के रूप में वापस कर दी थी। पराजित करने ये परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, यानी कि उन्होंने उनको हरा करके जो जागीरें जीती थी उनको जो वापस कर दी थी, इसलिए उन्होंने उनका जो है बोलते हैं ना कि मन जीत लिया, इस तरह से उन्होंने अपना प्रभाव उनके ऊपर डाला। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना काफ़ी कठिन था। मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार क्या होते हैं? जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने कई तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की और तुरानी थे। शुरू में कौन थे? सरदार तुर्की यानी कि तुरानी। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ बड़े शासक वर्ग में ईरानियों को और भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को भी शामिल कर लिया गया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार किसको कहा गया? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए क्या क्या मिलता था? पद मिलता था, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी कि सभी काम जो करवाते थे ना, सैनिकों को घोड़ों पर दगवाना, सैनिकों का पंजीकरण करना, इन सभी के बाद उनको वेतन देते थे। आगे देखिए, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते, जिनको क्या कहा जाता था? जागीर। यानी कि भूमि के रूप में ही वो पाते थे। उसी भूमि को जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं की समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न और अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही क्या है उन पर सब प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरें केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई थी और अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम हो गया था। मनसबदारों की संख्या में भी बहुत ही अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जिसके कारण उन्हें जागीरें मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोई कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले।
अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या फिर स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देती थी। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द यानी कि जमींदार का प्रयोग करती थी। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। कौन था टोडरमल? उसने 10 साल 1570 से 80 तक की कालावधि में कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक से सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में यानी कि कर निश्चित कर दिया और प्रत्येक सूबे को, प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया था और प्रत्येक हर फसल के राजस्व कर की अलग अलग सूची बना दी गई थी। टोडरमल ने राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया और यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह कर सकते थे, यानी कि वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनका शोषण करने के लिए वे उनके विद्रोह कर सकते थे उनका। इसलिए कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे, यानी कि सभी आपस में मिलकर के क्या मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते थे। और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी, यानी कि धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ता गया, इनकी संख्या बढ़ गई और 17वीं शताब्दी तक इन्होंने चुनौती दे दी थी। ये देखिए, शाहजहां के राज्यकाल में एक लघु चित्र के ब्यौरा, जहां पर जहांगीर के समय में भ्रष्टाचार को दिखाया है, यानी कि जहांगीर के टाइम में भ्रष्टाचार कितना था। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए पहले चित्र में और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये देखिए, ये पहला चित्र है, ये कर देते हुए, और दूसरा यहाँ पर इसको किसानों को सजा दी जा रही है। इनकी क्रूरता का चित्र बनाया गया है। और ये फुल फजल में जो है अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये चित्र है अकबरनामा लेते हुए अकबर का। ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। सुलह-ए-कुल 17वीं शताब्दी में, उसके पश्चात मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में और उसके बाद का काल। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे पैसा धनी देश बताया था और जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख करके विस्मित रह गए थे और सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, यानी कि जो ऊंचे पद पर बैठे थे, उनको 8000 में से 445 ही थे, यानी कि कुल 8000 में से कुल 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवानों के, यानी कि उनके जो सवारी थे, उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी राय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते और इसी खर्चे में शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान, शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, यानी कि औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान और शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठा लेते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत ही धन और संसाधन थे। जो कुलीन वर्ग थे उनके पास क्या था? बहुत ही धन था और सभी प्रकार के संसाधन भी थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन की ओर बढ़ती गई थी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक और स्वयं की सत्ता ही शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया था। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं और शताब्दी तक क्या हुआ था? साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र
राजनीतिक पहचान बना चुके थे। यानी कि 18वीं सदी तक कई जो स्वतंत्र नेता थे वगैरह राजनीतिक, जो वो अपनी जो स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बना चुके थे कई साम्राज्य इसमें। ये हमारा आज का चैप्टर था जो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक था, और कल हमने पढ़ा था 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। सुलह-ए-कुल के बारे में हम पढ़ते हैं। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति, उसका जो है नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने क्या है, अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार से वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये बिल्कुल भी, बल्कि आपको ये जहांगीर वाला भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी को एक बार देख लेते हैं। मम्मी देखिए, अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहले जिल्द में क्या लिखा, अकबर ने अपने पूर्वजों का बयान है, अकबर के पूर्वजों का बयान, और दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ये आपको याद रखनी होगी कि पहले शीर्षक में क्या है, दूसरे में और तीसरे में। पहले शीर्षक में है अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाएं, और तीसरी अकबरी में क्या है, प्रशासन, सेनाएं और जिल्द आईने अकबरी है। इसमें क्या है, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा भी मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है, विविध प्रकार की चीजें, फसलें, पैदावार और कीमती मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। ये आईने अकबरी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ये देखिए, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर का चित्र भी दिया गया है। ये देखिए, अबुल फजल और ये अकबर है, अबुल फजल, दोनों का यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके हुए जाना, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी को आगे के लिए गुड लक। बाय बाय। सभी का दिन शुभ हो।